इसके पूरे नोट्स अभी के अभी दे दूंगा, तो इसको समझ लो पहले। देखो बजट क्या होता है बेटा, जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर दे, पीछे से गाड़ियों की आवाज आ रही है। बजट क्या होता है? एक एनुअल स्टेटमेंट है। जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दीजिए। एक एनुअल स्टेटमेंट है दैट रिफ्लेक्ट्स, जो रिफ्लेक्ट करता है द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिसिप्ट, एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड एंटिसिपेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो बजट होता क्या है? एनुअल स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है कि कितना पैसा हमारी गवर्नमेंट कमा रही है और कितना पैसा हमारी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। वो एंटिसिपेट कर रही है खर्चा करने के लिए, कर नहीं रही, उसको हम बजट बोलते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा बजट बनाते हैं, भैया पापा की तनख्वाह मान लो 20,000 है, तो 20,000 के हिसाब से बजट बनता है। भाई 10,000 है तो 10,000 के, 1,00,000 है तो 1,00,000 के हिसाब से बजट बनता है। एनुअल स्टेटमेंट बनाते हैं वो लोग। तो ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट भी एनुअल स्टेटमेंट बनाती है, दो चीज को लेकर, एक होती है रिसिप्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। आगे चलते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है बजट रिसिप्ट, सबसे पहला होता है बजट रिसिप्ट। ये वो रिसिप्ट होता है गवर्नमेंट का, दोज रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये वो रिसिप्ट होता है गवर्नमेंट का विच आर टू बी रिसीव्ड, जो रिसीव्ड होता है किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव होता है फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, भाई अलग अलग सेक्टर। और इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। ये वो रिसिप्ट है गवर्नमेंट का जो रिसीव्ड होता है अलग अलग सेक्टर से। और ये दो टाइप के होते हैं। अलग अलग सेक्टर से कब होते हैं? ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। भाई एक फिस्कल ईयर के तहत, फिस्कल ईयर कौन सा होता है बेटा? भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये वो रिसिप्ट है गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर से रिसीव करता है, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं। जो हमारे बजट रिसिप्ट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कैसे दो टाइप के? बजट रिसिप्ट पहला होता है और दूसरा होता है। बहुत ईजी है दोनों, दोनों का अलग तरीके से समझाता हूं। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। देखो कैपिटल का मतलब होता है एसेट। भाई जलेबी वाला क्या करेगा? कढ़ाई तो खरीदेगा बेचेगा नहीं, भाई जलेबी को खरीदेगा बेचेगा। तो जलेबी होता है रेवेन्यू नेचर का होता है, कैपिटल जो एसेट नेचर का होता है। तो रेवेन्यू नेचर का सबसे बेस्ट एग्जांपल टैक्स और प्रॉफिट। भाई जो कंपनी में जो टैक्स लगता है इनकम पे जो टैक्स लगता है, कंपनी जो टैक्स भरती है वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, मतलब गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर कोई बिजनेसमैन है, उसके लिए जलेबी वाले के लिए जलेबी खरीदना बेचना, उसमें जो प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट है। तो ये रेवेन्यू नेचर के करते क्या है लोग? ना ही ये नाइदर और नॉर, दो कॉन्सेप्ट है। ना ही ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं कोई लाइबिलिटी, ना ही ये कोई लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं, ना ही कोई एसेट को रिड्यूस करते हैं। सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट होता है वो एसेट को कभी रिड्यूस नहीं करेगा, ना ही वो लाइबिलिटी को बढ़ाएगा। जो टैक्स है वो हमें, गवर्नमेंट का हक है, हमें उसको देना ही पड़ेगा। जो टैक्स है वो गवर्नमेंट का हक है, हमें उसको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए टैक्स ना ही लाइबिलिटी को बढ़ाता है, ना ही एसेट को कम करता है। अब बात की जाए कौन सी नेचर की? कैपिटल रिसिप्ट की। यहां नाइदर लिखा है, नाइदर का उल्टा कर दो आइदर, या नॉर लिखा है, नॉर का उल्टा कर दो और, या क्रिएट लिखा है, ठीक है, एज इट इज लिख दो, क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट। ये क्या हो गया भैया? देखो इसका उल्टा करना है सिर्फ नाइदर और नॉर में, बाकी सेम टू सेम लिख देना है। एग्जांपल दे रहा हूं, रेड पेन से लिख रहा हूं। बोरोइंग, मैंने क्या करा, अरहान से बोला अरहान बेटा मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दे। अरहान ने कहा सर ठीक है, अपना घर गिरवी रख दो। मैंने रख दिया। मैंने अपना घर गिरवी रखा और इससे 10 लाख रुपए लिए, तो मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ गई और मेरा एसेट भी कम हो गया, क्योंकि मेरा घर अब अरहान के पास चले गया। बोरोइंग और डिस इन्वेस्टमेंट,
डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कंपनी जब कंपनी बैड डेप्ट में होती है, अपने शेयर्स को गिरवी रख के उधार लेती है, उसको डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बच्चों समझ आया सबको रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में? मैसेज लिख दो एक बार चैट बॉक्स में। बस ठीक है, जिसको आ गया आ गया, जिसको नहीं आया तो मेरे को बोल देगा नो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा होता है? दोज रेवेन्यू रिसिप्ट विच आर टू बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जो रिसीव होता है किसकी फॉर्म में? जो रिसीव्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जो टैक्स की फॉर्म में रिसीव होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है बेटा? और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा होता है? विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ना ही ये लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और नॉर रिड्यूस एसेट, नॉर रिड्यूस एसेट। ये बिल्कुल अभी ऊपर पढ़ाया था, ठीक है, लाइक इंटरेस्ट और रेंट एक्सेट्रा। भाई रेंट में रहोगे, भाई तुम्हें अगर किसी घर पे रेंट पे रहोगे, भाई ना ही तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ना ही तुम्हारा एसेट कम हो रहा है, भाई तुम्हें रेंट तो देना ही पड़ेगा। और इसका एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम अब जीएसटी बुलाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स आईटी। भाई ये तो देना पड़ता है। ये कौन सा टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा होता है? जो टैक्स की फॉर्म में रिसीव हो, भाई जो खर्चे की फॉर्म में रिसीव हो रहा है। सिंपल सी बात है। इसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, ये भी इजी था, कोई टफ नहीं है इसमें। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, समझ नहीं आया तो। ये किसके जैसा है? रेवेन्यू रिसिप्ट जैसा है। और ये तो भैया टोटली अलग है, ये तो टैक्स की फॉर्म में मिलेगा। ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आया नहीं आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम थोड़ा जीएसटी के बारे में पढ़ लें, तो जीएसटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है नहीं, अब तो जीएसटी है। पर फिर भी हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, क्यों? तभी आपको जीएसटी समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है ना? देखो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। कि आज भी कहीं ना कहीं हमारी बुक में डायरेक्ट टैक्स को मान्यता दी गई है, जीएसटी से ज्यादा नहीं, कम भी नहीं कह सकते, दी गई है। देखो, जीएसटी तो हमें पता है कि सारे टैक्स का मिलाप है, जीएसटी है। पहले पहले हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? दीज टैक्सेस, ये वो टैक्सेस होते हैं डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन। ये डायरेक्टली पेड करते हैं पर्सन, किसको? गवर्नमेंट को। और यहां पर क्या होता है? इनडायरेक्टली पेड बाय द पर्सन, किसको? गवर्नमेंट को। सिंपल सी बात है। यहां पर डायरेक्टली पेड करते हैं या इनडायरेक्टली पेड करते हैं। इसका जो बर्डन होता है, डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है, हम लोग कैन नॉट बी शिफ्ट, हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते टू अदर पर्सन। किसी और को इसका बर्डन नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमें ही भरना होगा। पर इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट बर्डन। भाई ये इसका जो बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल एक तो हम पिक्चर देखने जाते हैं, ये थिएटर वाला, ये मैंने थिएटर वाले को 350 रुपए दिए, जिसमें 150 रुपए का टैक्स था। भाई थिएटर वाले ने गवर्नमेंट को दिए, पर इनडायरेक्टली 150 रुपए मेरे से ही लिए गए ना, पर पे इसने किए। तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्टली पे हम करते हैं, पर थिएटर वाला हमारे बिहाफ पे करता है। इसीलिए ये कौन सा नेचर का होता है? प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। भैया सीधा सीधा बढ़ता रहता है, अगर नहीं भरोगे तो। ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। भैया इसमें तुम्हें भरना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोगों से जबरदस्ती निकलवा लिया जाता है, तो हो ही देता है। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स और हाउस टैक्स। इसको बोलते हैं सेल्स टैक्स और वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है?
बच्चों समझ आया तुम्हें डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में? आगे चलता हूं फिर मैं। किसी को डाउट है तो भैया मैसेज में डाल दो, चैट बॉक्स में बता दूंगा मैं, नहीं समझ आया तो। मुझे लगता है सबको समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब हमारे एक्सपेंडिचर की बात की जाए। हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। देखो, दोज एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर हैं which are to be made, which are to be made by the government, जो कौन में करता है? बाय द गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल एज सोशल एनवायरमेंट, एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट। ये वो एक्सपेंडिचर है जो मेड करता है हमारा गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के लिए, ऑफ द कंट्री। इन एन ईयर, एक साल के अंदर, इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द कंट्री, इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द कंट्री, भाई अलग अलग सेक्टर की कंट्री में, ठीक है ना? ये जो, इसको 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इसको भाई देखो, जो हम खर्चे कर रहे हैं लोगों की इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट खर्चा किस लिए करता है? हम लोगों के लिए करता है। वैसे तो फालतू की बात है, करता वर्ता है नहीं कुछ, बट फिर भी पढ़ाया यही जाता है, ठीक है? अब देखो कितने टाइप के होते हैं। अब इसको भी मैं फटाफट से एक शॉर्टकट वे में कराता हूं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1 मिनट में लर्न हो जाएगा। देखो बेटा, रेवेन्यू में हमेशा नाइदर नॉर होता ही है, मैंने बताया था, नाइदर और नॉर। ना ही ये रिड्यूस करता है, ना ही ये रिड्यूस करता है लाइबिलिटी को, नॉर क्रिएट एसेट। अब इसको लर्न करने का तरीका, इसको उल्टा कर दो, नाइदर और नॉर को इधर और कर दो, बाकी सेम टू सेम, रिड्यूस लाइबिलिटी और क्रिएट एसेट, बस इतना। बाकी सब कुछ हमें सेम टू सेम रखना है, बस नाइदर और नॉर को चेंज करना। अब समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर reduce liability of the government nor create it asset known as revenue expenditure. एग्जाम्पल सब्सिडीज। भाई केजरीवाल ने हमें बिजली के बिल पे 200 यूनिट की छूट दी, क्या हमारा इससे लाइबिलिटी कम हुआ? भाई नहीं कम हुआ। क्या हमारा इससे एसेट बढ़ा? भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, एसेट भी नहीं बढ़ा। तो ये वो होता है, समझ आ गया? आगे चलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ लोन। मैंने अरहान से 10 लाख रुपए लिए थे, मैंने अरहान को वापस कर दिए। मैंने कहा चले मेरा घर वापस दे। मैंने इससे अपना घर लिया और इसका उधार चुकाया। जैसे ही मैंने इसका उधार चुकाया तो इसकी लायबिलिटी कम होगी और एसेट बढ़ गया। दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों समझ आ गया? बच्चों समझ आ गया? ठीक है। आगे एक होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। देखो, एक इसमें सिर्फ एक ही चीज समझने की है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो अंडर 5 ईयर प्लान में होते हैं। ओम और यश समझ आ रहे हैं ना? प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम 5 साल के, जो सरकार होती है उसके अंडर के तहत करती है, जिसमें रोड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज को लेकर आते हैं। जो 5 साल जो सरकार हम देते हैं सरकार को, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो होते हैं भैया, जैसे धरती फट गई, भाई कैलामिटीज आ गई, भाई कोविड-19 सिचुएशन, अनसीन सिचुएशंस थी भाई, मतलब कि कुछ भी, अर्थक्वेक आ गया। इन सब की वजह से जो एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं वो नॉन प्लान्ड होते हैं, जिसमें हमारा बस नहीं होता। समझ आ गया बच्चों? अब समझते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें हम इकोनॉमिक प्लस
सोशल वेलफेयर की बात करें, जहां पर इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर कंट्री का जुड़ाव, जैसे भाई एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। समझ आ गया बच्चों? अब बात की जाए नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की। बिल्कुल सही, पर प्लान्ड करके करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो हम लोग डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, प्लान्ड में डेवलपमेंट भी आता है, नॉन डेवलपमेंट भी आता है। ठीक है, अब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से हो गए? जैसे भाई सिंपल सी बात है, पुलिस की सर्विस, जुडिशरी की सर्विस, ये कानून की जो सर्विसेज है तो ये नॉन डेवलपमेंट में आती है। दिल्ली जल बोर्ड, भाई जल बोर्ड ले लो, भाई कोई भी जल बोर्ड, ये सारी जो भी सर्विसेज होती हैं, ये सारी सर्विसेज इकोनॉमी को स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करती है, कि इकोनॉमी में लोगों को कोई दिक्कत ना है। ये डेवलपमेंट के लिए नहीं होता, ये स्मूथ काम के लिए होता है। ये सारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। बच्चों समझ आ गया आपको पूरा का पूरा? देखो बेटा, आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट होता क्या है समझते हैं। भाई तीन टाइप के होते हैं, शॉर्टकट में समझा दूंगा, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। देखो, बैलेंस में होता क्या है भाई, जो रिसिप्ट होता है इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर के। सिंपल सी बात है, बैलेंस बजट कैन बी डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द रिसिप्ट। खत्म हो गया, लर्न कर लिया मैंने हाथों हाथ। सरप्लस क्या होता है? व्हेन रिसिप्ट इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर। डेफिसिट क्या होता है? व्हेन रिसिप्ट इज स्मॉलर देन द एक्सपेंडिचर, इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ बजट। समझ आ गया बेटा सारा का सारा? समझ आ गया बच्चों? दोबारा से, बैलेंस बजट होता है, एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट। समझो भाई, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मेरा एक्सपेंडिचर के जो बराबर होता है। बैलेंस बजट वो बजट होता है जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, वो होता है बैलेंस बजट। भाई जितना मैंने रेवेन्यू करा उतना एक्सपेंडिचर करा। सरप्लस में पैसा हमारे पास ज्यादा आ रहा है, खर्चा कम हो रहा है, इसको बोलेंगे सरप्लस बजट। डेफिसिट में क्या होता है? रेवेन्यू कम आ रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, इसको बोलेंगे डेफिसिट बजट। अब समझ आ गए तीनों? और जिसने ना बोला था उसको समझ आया? महुरेश, यस बोलना भी होता है बेटा। हाँ, देख बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है? देखो, रेवेन्यू डेफिसिट नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास पैसों की कमी। इसकी डेफिनेशन को लर्न करने के लिए 1 सेकंड लगेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो रेवेन्यू रिसिप्ट। इट कैन बी डिफाइंड एज, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट। अगर यही फॉर्मूला मैं किसका बनाऊं, सिंपल सी बात है, रेवेन्यू, अगर सेकंड फॉर्मूला किसका बनाऊं मैं? फिस्कल डेफिसिट का। रेवेन्यू बोल रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है भाई? इकोनॉमी में कितनी कमियां पड़ गई पैसों की, इकोनॉमी में कितनी कमी है पैसों की जिससे हमारा इकोनॉमी कर्जे में है, इसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। ये होता क्या है? हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्लस करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मान के चलो, ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया।
माइनस करेंगे भाई टोटल रिसिप्ट के साथ, भाई रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, माइनस करेंगे टोटल के साथ और एक्सक्लूड कर देंगे बोरोइंग को, सारी की सारी बोरोइंग को माइनस कर देंगे या बिल्कुल लेंगे ही नहीं, उसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। द दैट गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट, it can be defined as it is the difference between total expenditure and total received excluding borrowing is called fiscal deficit। समझ आ गया बच्चों? सी पार्ट को समझते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बेटा? ओम और यस समझ आ रहा है बेटा दोनों को? ओम यस समझ आ रहा है, भानु समझ आ रहा है, विनोय समझ आ रहा है? देखो भाई, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। डिफरेंस बिटवीन किसका है? फिस्कल डेफिसिट का और इंटरेस्ट पेमेंट का, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। समझ आ गया बच्चों? इजी से आई। प्राइमरी डेफिसिट मतलब बेस का डेफिसिट, सबसे पहले डेफिसिट कौन सा, ये होता है प्राइमरी डेफिसिट सारे। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 डेफिसिट जो मैंने आपको बता दिए। देखो बेटा, एक क्वेश्चन आता है जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट होता क्या है बेटा? इसको समझना बिल्कुल ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए बता रहा हूं। सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? ऑफ गवर्नमेंट बजट का, जो मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, वो क्या है? इज टू एंश्योर, भाई एंश्योर करना किस चीज को? हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को, हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को। कहां पर? इन द कंट्री, भाई कंट्री की। ठीक है, कंट्री की स्टेबिलिटी का इंश्योर करना, इन विच, जिसमें क्या होता है? इन विच इट प्रिवेंट्स बिजनेस फ्लक्चुएशन, ये बिजनेस को फ्लक्चुएट करते हैं। एंड मेंटेन करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। जिससे क्या होता है? इफ एग्रीगेट डिमांड छोटा पड़ता है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। जब छोटा पड़ेगा, जब सप्लाई ज्यादा होगी, तो हम डिक्रीज कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज कर देंगे, क्यों? क्योंकि जिससे क्या होगा? रेट ऑफ टैक्सेस भी कम हो जाएगा। एंड जैसे टैक्स का रेट कम होगा, लोग खर्चे अपने बढ़ाने शुरू करेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, लोग अपनी सेविंग को तोड़ देंगे, डिस्करेज कर देंगे। जो चीजें सस्ती मिलेंगी तो सेविंग को खत्म करेंगे और एनकरेज करेंगे किस चीज को? अपनी इन्वेस्टमेंट। जैसे एनकरेज करेंगे, हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बैलेंस में आ जाएगा। बच्चों समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को? अगला जो पॉइंट है मेरा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, रिसोर्सेस को एलोकेट करना, बर्बाद मत करना। ठीक है, एलोकेट करना। इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स। गवर्नमेंट इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट दोनों देता है। स्पेलिंग गलत होगी बेटा बेनिफिट की, बेनिफिट दोनों ही देता है। किसके बेसिस पे? ऑन प्रायोरिटी बेसिस, प्रायोरिटी बेसिस पे देता है। कहां पर? इन द कंट्री में, हमारी कंट्री में। फॉर दिस, जिसके अनुपात, इट विल मेक,
ये क्या करता है? इट विल मेक लिबरल एक्सपेंसेस पॉलिसीज, जिसकी वजह से क्या होता है? लिबरल लिबरल एक्सपेंस पॉलिसी आती है। कुछ लिबरल एक्सपेंस पॉलिसी आएगी किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ पब्लिक गुड्स। किसके फेवर में? पब्लिक गुड्स की फेवर में। लाइक लाइक रोड्स, डिफेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेट्रा। ये सारी चीजों में क्या होता है? लिबरल एक्सपेंस पॉलिसीज आती है। ये हेल्प करता है, विच हेल्प टू प्रोवाइड, ये हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है मोर एंड मोर वेलफेयर। किसको? गवर्नमेंट को। कैन ऑल्सो ग्रांट सब्सिडीज, ये भी क्या करेंगे? सब्सिडीज को ग्रांट करेंगे टू एनकरेज, कि एनकरेज करें प्रोडक्शन इन सम सेक्टर, कुछ सेक्टर में। तो रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इस पॉइंट में ये बताया गया है। समझ आ गया बच्चों? बच्चों समझ आया? इस पॉइंट में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ये बता रखा है गवर्नमेंट लोगों की भलाई करता है, एक्सपेंस पॉलिसी लाता है, कैसे वो सब्सिडीज देता है, जैसे केजरीवाल ने 200 रुपए की सब्सिडीज दी, उसके बारे में बताया गया। थर्ड जो पॉइंट है मेरा वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये तो बच्चों वाला पॉइंट है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में एक ही बात समझाई जाती है, सिंपल सी बात है। इसमें हमें क्या करना है? रिच से टैक्स चार्ज करना है, हाई टैक्स, और पुअर की वेलफेयर में लगाना है, पुअर की वेलफेयर में लगाना है, जिससे इकोनॉमी में इक्वालिटी हो। बस इसी चीज को बता रखा है। समझ आ गया? समझ आया बच्चों? हाँ, इस पॉइंट में यही बात बता रही कि अमीरों से टैक्स चार्ज करके गरीबों में बांटना, जिससे क्या उनकी बेसिक एमेनिटीज को पूरा की जाए। जैसे देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं, जो गरीब है, हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, अमीरों से टैक्स चार्ज करके गरीबों में बांटना, ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है। पेपर में, बोर्ड के पेपर में इस ऑब्जेक्टिव को जरूर पढ़ के जाना, वरना बेटा पेपर में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के साथ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, हाउ कैन अ डेफिसिट, कैसे हम डेफिसिट को पूरा करें, अपने बजट को बी फाइनेंस्ड। अगर मान लो किसी भी चीज में डेफिसिट होगा, उसको कैसे पूरा करें? उसको पूरा करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जितना हमारा डेफिसिट है, हम उतना क्या करें? एक्सपेंडिचर को कम करें। हमें पहले डेफिसिट को फाइनेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस मेथड को क्या करता है गवर्नमेंट? क्या करता है गवर्नमेंट? कवर अप करता है, कवर अप करता है अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर को, जो भी फालतू के खर्चे हो रहे हैं उसको कवर करेगा ओवर रिसिप्ट। रिसिप्ट जितना आ रहा है, मान लो 10 लाख का फालतू का खर्चा हो रहा है, 10 लाख का फालतू का खर्चा हो रहा है, और देखेगा कितना पैसा आ रहा है। उसने देखा जितना पैसा आ रहा है उसमें 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं हम लोग, तो इतने ही न्यू नोट को पैदा कर देगा, प्रिंट कर देगा, पैदा कर देगा इतने न्यू नोट्स को, तो हमारी इकोनॉमी बराबर हो जाएगी। ठीक है? सेकंड बोरोइंग, सेकंड पॉइंट है बाय बोरोइंग। या तो इतना ही पैसा कहीं से उधार ले लेगा, लोन पे ले लेगा, तो जितना लोन पे ले लेगा उतना डेफिसिट कवर हो जाएगा। तीसरा, बाय डिस इन्वेस्टमेंट, भाई डिस इन्वेस्टमेंट कर देंगे, सिंपल सी बात है। मतलब अपने एक्सपेंडिचर का कवर करने के लिए भाई गिरवी रख देगा या सेल कर देगा, किस चीज को? अपने डिपॉजिट्स को, शेयर्स को, जिससे क्या हो भाई, अपने एक्सपेंडिचर को, अपने जो लोन्स को पूरा कर सके और अपने आप को डेफिसिट को फाइनेंस कर सके। तो तीन पॉइंट है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट। समझ आ गया बच्चों? बाकियों को समझ नहीं आया क्या भाई? इंप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट, बेटे पबजी वबजी मत खेलने लग जाना, मां कसम है सबको भाई बता रहा हूं। गवर्नमेंट बजट के गवर्नमेंट बजट के इंप्लीकेशंस क्या होते हैं? इट इंक्रीजेस द बर्डन ऑफ, ये बर्डन को इंक्रीज करता है किसके? ऑफ डेप्थ पेमेंट।
जो भी डेट की पेमेंट होती है, जो भी पैसा लोन उधार में दे रखा होता है, उसकी क्या करता है, पेमेंट करता है। कौन, गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट, हाई फिस्कल डेफिसिट। अगर जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हाई होगा तो ये एनकरेज करेगा किस चीज को, वेस्टफुल एक्टिविटीज एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को। क्योंकि देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, अननेसेसरी खर्चे करने की वजह से ही तो हम लोग कर्जों में आते हैं। तो वैसे ही अननेसेसरी अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट हाई होगा तो इसका मतलब क्या, हमने अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर किए हैं, जिसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट को आज हाई फिस्कल डेफिसिट का भुगतान करना पड़ रहा है। इट क्रिएट अ बर्डन, ये बर्डन को क्रिएट करता है, गवर्नमेंट बजट के ऊपर एक बर्डन क्रिएट करता है। इट क्रिएट अ बर्डन ऑन गवर्नमेंट पेमेंट। ये एक ऐसा क्रिएट करता है गवर्नमेंट अपनी पेमेंट पे, जिससे क्या होता है, जब गवर्नमेंट लोन को रिपे करता है, फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट क्या करेगा, रिपेमेंट करेगा अपने लोन को, रिपेमेंट ऑन लोन, रिपेमेंट। बेटा मेरी आवाज आ रही है अब ठीक है। बेटा मेरी आवाज आ रही है, ए मेरे को। अरे बोलने तो दे, तभी तो आएगी। अब आ रही है। हाँ देखो भाई, रिपेमेंट ऑफ, जो पॉइंट बता रहा हूं कि एक क्रिएट करता है बर्डन, ये किस पे, हमारा। अब इससे पहले वाले पॉइंट में बताया कि फिस्कल डेफिसिट अगर एनकरेज होगा, इसका मतलब क्या है कि वेस्टफुल और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तभी हमारे पे कर्जे है, वरना कर्जे नहीं होते। ठीक है। हाँ ठीक है। स्क्रीनशॉट ले रहा है कि लिख रहा है। इट क्रिएट अ बर्डन, इट क्रिएट अ बर्डन गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट अगर पेमेंट करता है तब ये बर्डन क्रिएट करता है, क्योंकि क्या होता है, फ्यूचर में क्या होगा भाई, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो रिपेमेंट ऑफ लोन अगर मान लो 10 लाख का है, भाई मतलब 100 लाख करोड़ का है, मान लो एग्जाम्पल। ठीक है, गवर्नमेंट को इतने पैसे देने होंगे, तो भैया इन्फ्लेशन में फिर क्या होगा, दिक्कत होगी भैया, वो तो हाई रेट लेंगे ही लेंगे ना। भाई ये 100 लाख के बदले उनको 120 लाख देने पड़ जाए, भाई कुछ भी हो सकता है उनके साथ। ठीक है, तो यही इंप्लीकेशन है हमारे गवर्नमेंट की। कोई डाउट बच्चों? पक्का? पक्का भाई, कोई डाउट नहीं है? श्योर? चलो भाई, भाई कुछ पॉइंट बता देता हूं, उस पॉइंट को समझ लेते हैं, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है पूरा का पूरा। ठीक है भाई। देखो भाई, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू के कुछ पार्ट है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं उसको ध्यान रखना। पहला आता है इंटरेस्ट, किसी को इंटरेस्ट देना गवर्नमेंट का, वो सारी बातें। दूसरा आता है प्रॉफिट और डिविडेंड, प्रॉफिट और डिविडेंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। तीसरा आता है फीस, फीस कौन से, चलान वलान वाली फीस। ठीक है भाई। फीस रेफर्स टू इम्पोज चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज, जैसे कोर्ट की फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, ये सारी फीसेस, इंपोर्ट फीस, ये सारी फीस। अगला आता है लाइसेंस फीस, बस कोई भी आप लाइसेंस लोगे तो उसकी फीस होती है, परमिशन की। फाइन एंड पेनल्टीज, जिसको चालान बोलते हैं, फाइन एंड पेनल्टीज, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। छठा आ गया एस शीट्स, जो अब आप लॉ को कोई तोड़ते हो, अगर आप किसी कानून को तोड़ते हो या किसी प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कोई क्लेम करते हो तो उसको बोलते हैं एस शीट्स। अगला सातवां, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, किसी को कुछ गिफ्ट्स एंड ग्रांट देते हो तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। अगला फोर फीचर, अगर आपने शेयर को खत्म करते हो, फोरफीट करते हो, तो उसको बोलेंगे शेयर्स को बिल्कुल खत्म कर देते हो। अब आ रही है भाई? अब आ रही है? अब आ रही है भाई? भाई मेरे मुंह के अंदर घुसा दिया मैंने भाई। नेट। अब आ रही है आवाज? बेटा मेरे को तो इतनी आवाज आ रही है, तुम्हारी जो पीछे जो चिल्ला रहा है ना उसकी भी आवाज आ रही है।
एक आंटी चिल्ला रही है बहुत तेजी से, पता नहीं कौन चिल्ला रही है, और जिसके भी चिल्ला रही है उनको पता होगा। अब आ रही है आवाज? देखो भाई, गिफ्ट एंड फोर फीचर का मतलब क्या होता है, अगर मान लो तुमने की कंपनी के, कोई नहीं बच्चों, चैप्टर भी खत्म हो गया है, जितना मैंने पढ़ा है उसके मैं नोट सेंड कर रहा हूँ, इतना ही करना है बस तुम्हें, और बाकी जो भी बचेगा इसका मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, बाकी आप देख लेना उसमें से, ठीक है। आज की क्लास ओवर इकोनॉमिक्स की, या हमारा पूरा चैप्टर ही खत्म हो चुका है।